नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है पारितंत्र। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कार्बन साइकिल के बारे में, और कार्बन साइकिल में देखा था किस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दहन के द्वारा जो कार्बन का साइकिल है वो चलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र की, और फिर हम बात करेंगे जल चक्र की। देखिए, बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का साइकिल कैसे चलता है। जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल के अंदर लगभग 78 to 79% क्या है, उपस्थित है। ठीक है, कितनी है, 78 to 79% ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल के अंदर उपस्थित है। अब ये जो आपके नाइट्रोजन है इसका चक्र कैसे चलता है। देखिए, 5 स्टेप के अंदर ये जो साइकिल है वो अपना कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप, 5। पहला जो होता है वो आपके है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। स्थिरीकरण इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप की अगर अपन बात करें तो दूसरा स्टेप जो होता है वो आपका होता है नाइट्रीकरण। दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्रीकरण, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तीसरा जो इसका स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तीसरा स्टेप इसका होगा स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। चौथा जो स्टेप होता है उसको अपन बोलते हैं अमोनीकरण। चौथा स्टेप कौन सा होता है इसके अंदर, अमोनीकरण। इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। और फिफ्थ स्टेप जो होता है उसको अपन बोलते हैं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। क्या नाम होगा इसका, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है, अपने 5 स्टेप के अंदर ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो अपना कंप्लीट होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो आपके कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर परिवर्तित होता है। अब ये कैसे जो है अमोनिया के अंदर परिवर्तित होगा, कुछ आपके बैक्टीरिया के द्वारा, और जो आपके बिजली चमकती है ना उससे भी आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दूसरा अपना स्टेप आता है नाइट्रीकरण। तो ये जो अमोनिया में परिवर्तित हुआ है, अब ये अमोनिया पहले नाइट्रेट में और फिर आपके नाइट्राइट में परिवर्तित होती है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो अपन इसके एक एक स्टेप को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है और मानव सहित सभी सजीव जीवों में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी आपके अमीनो अम्ल होते हैं वही मिलके आपके प्रोटीन की चेन बनाते हैं, और इन अमीनो अम्लों के अंदर आपके क्या उपस्थित होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ ये हमारा एक मुख्य घटक है। हमारे वायुमंडल में लगभग 79% यानी कि 79% नाइट्रोजन है, परंतु अधिकतर जीव इसे प्रत्यक्ष रूप से अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन की भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में और ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ, सेम नाइट्रोजन का भी होता है।
नाइट्रोजन का चक्रण समस्त सजीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन चक्र के लिए 5 मुख्य प्रक्रियाएं आवश्यक है। 5 स्टेप कौन कौन से बताए मैंने आपको? पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है आपका क्या, नाइट्रीकरण, तीसरा है स्वांगीकरण, चौथा है अमोनीकरण और पांचवा है आपका विनाइट्रीकरण। पहले स्टेप पे आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित है। तो आपको क्या याद रखना है, जो नाइट्रोजन है वो आपके किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया के अंदर परिवर्तित होगी। ठीक है, यह अमोनिया पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला जो है वो आपके क्या है, वायुमंडलीय स्थिरीकरण, जिसमें आपकी बिजली जो चमकती है ना, उसकी वजह से बिजली का चमकना, दहन, ज्वालामुखी गतिविधियां नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो जो आपकी बिजली चमकती है ना ऊपर से ऐसे, वो उसकी वजह से आपके क्या होगा, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। दूसरा किसकी वजह से होगा, औद्योगिक स्थिरीकरण। तो देखो, उच्च तापमान यानी कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब यानी कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आणविक नाइट्रोजन परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाती है। जो आणविक है यानी कि अणु है वो आपके टूट जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बना लेती है, अमोनिया बना लेती है और आपके क्या बन जाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया बन जाएगा। तीसरा जो तरीका है इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, वो क्या है, जीवाणुओं के द्वारा। तो कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें नोस्टॉक की, एजोटोबैक्टर की, ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो देखो, सहजीवी बैक्टीरिया जैसे दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, मुक्त रूप या सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे कि नोस्टॉक है, एजोटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है, वायुमंडलीय अथवा घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। अल्टीमेटली आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो स्थिर हो जाएगी अमोनिया के रूप में। तो उसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब अपना यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप जो आता है वो है आपके नाइट्रीफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण, जिसमें क्या होगा, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होगा। देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणुओं के द्वारा क्रमशः नाइट्रेट में और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। तो नाइट्रोसोमोनास ने तो क्या किया, इस अमोनिया को किस में परिवर्तित किया, नाइट्रेट में, और नाइट्रोकोकस ने क्या किया, आपके इसको परिवर्तित कर दिया नाइट्राइट में। मृदा में पाए जाने वाले एक अन्य जीवाणु नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। तो पहले नाइट्रोजन से अमोनिया बना, अमोनिया से फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट बना। क्लियर? चलिए, थर्ड स्टेप आता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में पौधों के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणु, अब कार्बनिक अणु आपके क्या हो सकते हैं, डीएनए है, आपके आरएनए है, आपके क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिर हुई है वो कार्बनिक अणुओं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इत्यादि में परिवर्तित की जाती है। ये अणु पौधों तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वांगीकरण का मतलब क्या है, किसी का रूप लेना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, जो जंतु ऊतक है और पादप ऊतक है उनका रूप ले लिया। क्लियर? अब अपना चौथा स्टेप आएगा इसके अंदर, ये आपका क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हुआ, तो यहाँ पर इन बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में। फिर आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर चौथा स्टेप आपका आएगा अमोनिफिकेशन। देखो, जो जीव होते हैं वो आपके क्या करते हैं,
यूरिया का उत्सर्जन, भाई मूत्र का त्याग करते नहीं करते, यूरिया का या यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, है ना। अब ये आपके जो यूरिया है और यूरिक एसिड है उसमें क्या आपके यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है। तो अपनी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है अमोनिफिकेशन, जिसमें क्या है, सभी जीवधारी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो ये आपके क्या हुए, अमोनिया में परिवर्तित हुए। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। तो आपके यूरिया और इनसे क्या बन गया, आपके अमोनिया बन गया। फिर आपकी पांचवी स्टेप आती है, कौन सी, अमोनीकारक बैक्टीरिया इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं इसको अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए। फिर आपके पांचवी स्टेप आती है विनाइट्रीकरण, जिसमें क्या होगा, नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित। जब भी तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हुआ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित, इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, तभी तो इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, विनाइट्रीकरण दे दिया। परिवर्तित होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका के निकट रहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो इन 5 स्टेप के अंदर आपका क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। स्टेप के नाम बोलिए फटाफट से। देखिए, पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें जो आपके नाइट्रोजन है वो आपके अमोनिया में परिवर्तित कर दी जाती है। दूसरा आपका है नाइट्रीकरण, जिसमें जो अमोनिया है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरी आपकी है स्वांगीकरण, जिसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, इन कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है जो कि आपके पादप और जंतु ऊतकों का निर्माण करते हैं। चौथी स्टेप होती है आपके अमोनीकरण। तो आपके जो भी जीव है वो यूरिक एसिड और यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और आपके यहाँ पर उसको किस में परिवर्तित होता है, फिर ये अमोनिया में। पांचवा स्टेप विनाइट्रीकरण, जिसमें क्या होगा कि विनाइट्रिफिकेशन जो है आपके किसकी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जस्ट उल्टी प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वाटर साइकिल की। देखिए, जल चक्र बड़ा ही सिंपल सा है। वाटर साइकिल में क्या होता है, देखो इसमें कुछ स्टेप महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या है, समुद्र है। ठीक है, समुद्रों से पानी क्या होगा, वाष्पित होगा। किसकी वजह से, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, देखो वाष्पीकरण किसकी उपस्थिति में, ये जो सूरज है उसकी किरणों की वजह से क्या होगा, सूरज की किरणों की वजह से जो समुद्र है और इनका पानी क्या है, वाष्पीकृत होगा। दूसरा आपके पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है नहीं होती वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये जो जल है वो आपका गैस बन के ऊपर जाता है, चला गया ऊपर, ये हो गया वाष्पीकरण। अब ये जो जल है जो आपका गैस बन के ऊपर गया है, अब वहां पर क्या है, तापमान कम है। तापमान कम होने की वजह से इसका क्या होगा, संघनन। तो ये जो गैस है उसका संघनन का मतलब क्या है कि गैस जो है वो पास पास, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और वो आपके पास पास आ जाएंगे, संघनन हो गया। फिर क्या होगा, ये बादल आपके घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो ये क्या है, वर्षा के रूप में क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो गैस से आपके द्रव से गैस बना, गैस से वापस द्रव बन के नीचे आ गया और फिर वापस समुद्रों में आ गया। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहेगा और यही क्या है, आपका जल चक्र है। देखिए, जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, हमें पता है। अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत है, जैसे कि वर्षा, हिम, ओस इत्यादि। देखिए आगे, वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाला जल प्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है। जो समुद्रों का पानी है
वो वाष्पीकृत होके जाएगा। जो पेड़ पौधों से पानी है वो आपके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि जैव मंडल में जल का लगातार गमन होने को अपन क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एक जलीय ग्रह है। धरातल का लगभग 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी पूरा पानी हमारे काम का नहीं है। फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा पादपों व जंतुओं को उपलब्ध है। पानी पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है और चक्रित नहीं होता। जब इसका साइकिल नहीं चलेगा तो फिर ये जो पानी है वो कैसे जो है आ पाएगा। जब पूरा चट्टानों के अंदर ही है तो ना तो वाष्पीकृत होगा, ना नीचे आएगा, ना वाष्पीकृत होगा, ना नीचे आएगा। तो शेष 5% जल का लगभग 97.3% भाग समुद्र और 2.1% भाग ध्रुवीय हिम क्षेत्रों में विद्यमान है। इस प्रकार केवल 0.6% जल ही वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में भूमिगत जल या मृदा के जल के रूप में क्या है, उपलब्ध है। तुम देख रहे हो कितना पानी है, लेकिन फिर भी उसमें से केवल इतना हमें यूज में आ रहा है, उतना हम उपलब्ध है हमारे को। ठीक है, देखिए सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण जल के मुख्य चालक बल है। कैसे? सौर विकिरण के द्वारा क्या होगा, जो समुद्रों का पानी है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही वो पानी जो है वर्षा के रूप में नीचे आएगा। जल चक्र के मुख्य चालक बल है ये दोनों, वाष्पीकरण और संघनन जल चक्र में निहित मुख्य प्रक्रियाएं हैं। यह एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। समुद्रों, झीलों, तालाबों, नदियों और झरनों का जल सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है। ये ऊर्जा के कारण जो पानी है वो ऊपर जा रहा है गैस बनके। पौधों की पत्तियां भी बहुत अधिक मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। जल हवा में वाष्पीय अवस्था में रहता है तथा बादलों का निर्माण करता है, जो हवा के साथ क्या करते हैं, गमन करते हैं। बादल पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के ऊपर ठंडी हवा से मिलते हैं तथा संघनित होकर अवक्षेपण करते हैं। संघनित हो गए ठंडी जलवायु की वजह से, और जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा के रूप में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। फिर पानी आ गया, फिर दोबारा वाष्पीकृत हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, जल चक्र है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर इसी चैप्टर के अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।